इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। उसके रवाना होने तक धनी राम के बारे में हामिद की तरफ से कोई खबर नहीं मिली थी। माइक्रो सेंटर की इमारत वीरा के लिए जन्नत अर्जी साबित हुई क्योंकि वहां हर मंजिल पर बेशकीमत और पुरानी शराबों के भारी ज़खायर मौजूद थे। उसने अव्वल खान के जाती इमारत की तलाशी लेने का कसद किया था। दोनों रहायशी मंजिलों के अलावा फ्रीडम इंटरनेशनल वाले फर्स्ट फ्लोर पर भी ऐसी अलमारियां दरियाफ्त कर ली थी जिनमें विस्की, वाइन, रम, जिन, वाडका और शैंपियन के मुतअद्दिद अक़साम कितार दर कितार सजी हुई थी। दफ्तर में मौजूद रेफ्रिजरेटर का एक पूरा खाना वलायती बियर के डिब्बों से भरा हुआ था। वीरा को बहुत ज्यादा नफीस और पुरानी विस्की से ज्यादा रग़बत नहीं थी। उसकी मंतक थी कि पुरानी स्कॉच देर से असर दिखाती है और फिर उसके असरात भी ज्यादा देर तक आसाब पर कायम रहते हैं। वो अपने मिजाज के एतबार से उजलत पसंद थी, इसलिए हमेशा डिलेक्स के बजाय स्टैंडर्ड स्कॉच को तरजीह देती थी। इस रोज वो न जाने किस मूड में थी कि उसने अलमारी से रॉयल सैल्यूट का चमकता दमकता हुआ डिब्बा निकाल लिया। वीरा के कहने के मुताबिक अकरम इलाही और मकबूल के जखीरे की खूबी यह थी कि अलमारियों में हर बोतल अपनी असल पैकिंग में मौजूद थी। वीरा ने मेज पर लवाजम जमा करने के बाद जब बलोर के 2 पैमाने निकाले तो सुल्तान शाह चौंक पड़ा। यह दूसरा पैमाना किसके लिए है? चाहो तो तुम मेरा साथ दे सकते हो। वीरा ने उसे आंख मार कर कहा, यह दुनिया की बेहतरीन स्कॉच है, होगी? सुल्तान शाह ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, मेरे लिए तो ये नापाक पानी से ज्यादा और कुछ नहीं है। वीरा ने डिब्बा खोलकर सुर्ख मखमल की थैली में मलफूफ बोतल बाहर निकाल ली और जवाब दिया, एक दफा चंद घूंट लेकर तो देखो, दुनिया का रंग ही बदला हुआ नजर ना आए तो मेरा नाम बदल देना, इसे पीने वालों पर खुदा की लानत होती है। सुल्तान शाह इसकी तजलील पर तुला हुआ था। हुआ करे, वीरा मुस्कुराते हुए बोली, रहमत हो या लानत, बंदा अपने खालिक से बराह रास्त राब्ते में तो रहता है ना, तुम्हारी तरह बीच में मुअल्लिक नहीं रहता। खुदा और विसाले सनम दोनों से यकसर महरूम। ये विसाले सनम का क्या तज़किरा है? गजाला ने बाहर से कमरे में दाखिल होते हुए पूछा, इसे समझाओ कि शराब नोशी हराम है, ये इसे तोबा कर ले। सुल्तान शाह ने गजाला से सिफारिश की, तुम्हारे लिए हराम होगी मगर बहुत से मुसलमान इसे अजीज रखते हैं और मैं तो ईसाई हूँ। वीरा ने उसे चिढ़ाया, नशा दुनिया के हर मजहब में हराम है, ईसाइयत में भी इसकी ममानत है। सुल्तान शाह ने भन्ना कर कहा, खबरदार। वीरा ने उसे घूरा, मेरे मजहब में दखल मत दो, अपने मजहब पर मैं खुद अथॉरिटी हूँ। मगर मेज पर ये 2 गिलास किस किस के लिए हैं? गजाला ने हैरत और दिलचस्पी से पूछा, एक मेरे लिए और दूसरा मेरे इस मरहूम दोस्त के लिए है जो अब शराब से तायब हो चुका है। वीरा ने कन नखियों से मेरी तरफ देखते हुए शौखी से कहा, अब मैं दोनों गिलासों से बारी बारी घूंट लेती रहूंगी। इस वक्त तक मैं बज़ाहिर इन सरगर्मियों से लाताल्लुकी इख्तियार किए इन कागजों के मुताले में मसरूफ था जो नसरीन के घर से हासिल की जाने वाली फाइल में लगे हुए थे। वीरा के जवाब पर मुझे बोलना पड़ गया, तुम मरहूम किसे कह रही हो? तुम्हारे सिवा और किसको कह सकती हूँ? रॉयल सैल्यूट लोगे? उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। मैं मरा नहीं, अभी जिंदा हूँ। मैंने उसके आखिरी सवाल को नजरअंदाज करके तलखी से कहा, मैंने कब कहा कि तुम जिंदा नहीं हो? वीरा के चेहरे पर मासूमाना हैरत उभर आई। फिर मरहूम किसे कहते हैं? मैंने उसे घूरते हुए जहरीला लहजा में पूछा। तुम्हारी उर्दू बहुत नाकस है। वो बेसाख्ता हंस पड़ी। मैं तुम्हें मरहूमो मगफूर भी कहूँ तो बेचाना होगा। क्या तुम्हें यह पसंद नहीं कि तुम पर जीते जी रहमत हो और तुम्हारी मगफिरत हो जाए? शराब तुम कुछ अरसे से छोड़ ही चुके हो, ये दोनों दर्जे भी मिल जाएं तो किसी फरिश्ते की तरह पाक साफ हो जाओगे। अपनी उर्दू दानी अपने नारियल तक महदूद रखो और मुझे डिस्टर्ब ना करो वरना सर तोड़ दूंगा। डिस्टर्ब हो रहे हो तो किसी और कमरे में चले जाओ ना, इसी फ्लोर पर कई कमरे हैं, यहाँ यही होता रहेगा क्योंकि इस फ्लोर की वाइन कैबिनेट बदकिस्मती से इसी कमरे में मौजूद है। वीरा प्लीज शट अप एंड गेट आउट, मैंने संजीदगी से कहा। तुम्हें मालूम है कि मैं फोन की वजह से इस कमरे में रहने पर मजबूर हूँ। आने वाली हर कॉल मैं खुद रिसीव करना चाहता हूँ। वीरा ने मजरूर नजरों से लम्हा भर के लिए मेरी तरफ देखा और फिर बोतल लेकर कमरे से निकल गई। इसका साजो सामान भी इसके पास पहुंचा दो, मैंने रवा रवी में गजाला से कहा। मैं इसकी नौकरानी नहीं हूं, गजाला ने दबी आवाज में कहा। जरूरत होगी तो खुद ले जाएगी, किचन में हर चीज मौजूद है। वाह, सुल्तान शाह सीने पर हाथ मारकर बाजारी अंदाज में उछला, आज तुमने मेरा जी खुश कर दिया।
उछल कूद करने की बजाय खामोशी से बैठो वरना तुम्हें भी मैं बाहर निकाल दूंगा। मैंने उसे डांटा। वक्ती तौर पर सुकून हो गया और मैंने अपनी तवज्जो दोबारा फाइल पर मरकूज कर दी। इसमें मौजूद दूसरे मकामियों के नाम और फ़ोन नंबर नोट करते हुए मैं मुसलसल ये सोच रहा था कि फ़ाइल में मौजूद आखिरी कागज़ की तारीख तकरीबन 6 माह पुरानी थी, जबकि रुस्तम ईरानी के बारे में फ्रीडम इंटरनेशनल के अखबारी बयान को मुश्किल से 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे। अकरम इलाही ने बताया था कि इस बयान का मतन फोर्ड फाउंडेशन से फैक्स पर मौसूल हुआ था, जो मकबूल चौधरी ने अपनी तंजीम की तरफ से जारी कर दिया था। सवाल यह था कि वो फैक्स कहाँ था। मेरे ज़हन में यह नुक्ता महफूज था कि अकरम इलाही की तरफ से रिकॉर्ड के जरिए ब्लैकमेलिंग का इल्म होते फोर्ड फाउंडेशन वालों ने इससे तहरीरी पैगामात के तबादले का सिलसिला मौकूफ कर दिया था, तो रुस्तम ईरानी के लिए फैक्स क्यों भेजा? इस सवाल का जवाब देने वाले दोनों अफराद जहां मुनवासिर हो चुके थे और वह फैक्स गायब था। मैंने फर्ज कर लिया कि गैर अहम पैगामात के लिए शायद फैक्स और टेलेक्स वगैरह इस्तेमाल किया जाता रहा हो, या फिर अकरम इलाही की जगह मकबूल चौधरी के आने के बाद फोर्ड फाउंडेशन वालों ने अपनी पॉलिसी कुछ नरम कर ली हो। सूरत जो भी रही हो, फैक्स मकबूल चौधरी को मौसूल हुआ था और उसने अपना काम पूरा करने के बाद इस पैगाम को ज़ाया कर दिया। इस ज़हनी मुशक्कत से फारिग होकर मैं सर उठाया तो कमरे में मेरे सिवा कोई मुतनफ़्फ़िस मौजूद नहीं था। किसी अंदरूनी कमरे से वीरा के बोलने की आवाज़ आ रही थी। बेख्तियार मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वीरा की आदत और हरकत से बेजारी के मुसलसल इजहार के बावजूद गजाला और सुल्तान शाह के लिए ज्यादा देर तक उससे अलग थलग रहना मुमकिन नहीं था। अपनी नोक झोंक से किसी को भी ज़हनी इज़्मिहलाल का शिकार नहीं होने देती थी। अपनी इस खूबी के बिना पर वीरा की शख्सियत में ऐसी मकनातीसी कशिश पैदा हो गई थी कि उससे मिलने वाले हमेशा के लिए उसके गर्विदा हो जाते थे। वीरा की मैनोशी के इख्तिताम पर हम खाने की मेज़ के गिर्द जमा हुए। किसी के चेहरे पर तलखी का शायबा तक नहीं था। वीरा अपने धीमे और मखमूर लहजे में सबसे बातें कर रही थी। इसकी बड़ी बड़ी गिलाफी आंखों की चमक गहरी हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद अचानक फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैं लुकमा प्लेट में छोड़कर तेजी से कमरे की तरफ दौड़ा और रिसीवर उठा लिया। मरने वाला एक बदनाम दहशतगर्द और डकैत था। दूसरी तरफ से हामिद इत्तला दे रहा था। इसकी गिरफ्तारी पर 5 लाख रुपए का इनाम मुकर्रर था। यह वाकया मकामी पुलिस के खाते में गया है। इसकी मौजूदा सरगर्मियों के बारे में क्या खैर खबर है? मैंने सवाल किया। नवाबशाह में कत्ल और डकैती की एक बड़ी वारदात के बाद वो रोपोश था। फिलहाल मफरूर मुजरमों की फहरिस्त से उसकी शनाख्त हुई है। यहाँ एक जश्न की सी कैफियत है। तफसीलात बाद में मिल सकेंगी। तुमने अभी तक इसका नाम नहीं बताया। मैंने चौंक कर पूछा। वो नाम बदल बदल कर वारदातें करता था। अकबर मल्लाह, धनीराम और खीरू मल जैसे कई नाम रिकॉर्ड पर हैं। इसका असल नाम धनीराम है। मैंने उसकी तस्दीक की। अब तुम जाकर आराम करो। फोन बंद करने के बाद मुझे नतामत महसूस हुई कि अपने चक्करों में पड़कर मैं हामिद को भूल गया था और वो बेचारा एक बेमसरफ बात मालूम करने के लिए इस वक्त तक थाने में बंधा बैठा था। धनीराम का किस्सा ताज़ा हुआ तो सुल्तान शाह को फिर सहरा का दफ्तर याद आ गया। मेरी छठी कह रही है कि इन बदमाशों की सरकोबी के लिए हमें हैदराबाद ही का रुख करना पड़ेगा। पता नहीं तुम लोग मुझे क्यों रोक रहे हो। मैं तुम्हें समझा चुकी हूं कि इस वक्त इसे छेड़ना मुनासिब नहीं है। वीरा ने खफकी से कहा। इस वक्त रात के 11 बज चुके हैं। दफ्तर बंद हो चुका होगा। सुल्तान शाह ने मुसाहलाना लहजा में कहा। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जिस वक्त तुम मुराद ज़रीफ को काबू करने में कामयाब हो जाओ तो मैं हैदराबाद में मौजूद रहूं। तुम फ़ोन पर मुझे एक इशारा दोगे और मैं सहरा के दफ्तर का क्रियाक्रम कर दूंगा। दूसरों ने सुल्तान शाह की इस तजवीज़ पर कान नहीं धरा, मगर मेरे लिए वो मशवरा काबिल गौर था। मैंने कदर तवक्कुफ के बाद कहा, ठीक है, तुम गजाला को साथ लेकर गाड़ी से हैदराबाद निकल जाओ। वहाँ जिस होटल में ठहरो फ़ोन पर हमें बता देना ताकि ज़रूरत पेश आने पर तुमसे रब्ता किया जा सके। यह ख्याल रखना कि सहरा के दफ्तर में बैठने वाला कोई तनख्वाहदार नादार आदमी भी हो सकता है। इसके रंग ढंग से ही पता चल जाएगा कि वो कितने पानी में है। सुल्तान शाह ने खुश होकर कहा, तुम्हें मेरी तरफ से शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। वीरा के लिए मेरा वो ऐलान गैर मुतवक्का था। उसने तेवरियों पर बल डालकर कहा, जाना ज़रूरी है तो फिर गजाला को यहीं रोक लो। मैं सुल्तान शाह के साथ हैदराबाद चली जाती हूँ। इस बहाने मेरी आबो हवा भी तब्दील हो जाएगी। सुल्तान शाह के चेहरे के नकूश पर फरियाद ही फरियाद उभर आई, मगर इसके जुबान खोलने से पहले ही मैं बोल पड़ा, नहीं, तुम नहीं जाओगी। तुम्हारी वजह से मसाइल पैदा हो सकते हैं। गजाला मुस्कुराती हुई मेज से उठ गई। मेरा फैसला सुनकर सुल्तान शाह की आंखों में तशक्कुर के जज्बात से मटाए और वीरा चिड़चिड़े लहजे में एहतिजाज करने लगी। मुझ में ऐसी कौन सी खराबी है कि मैं सुल्तान शाह के लिए मसाइल खड़े कर दूंगी? खराबी यह है कि तुम हर वक्त जलने भुनने के बावजूद अब भी सफ़ेद फाम हो। हैदराबाद छोटा सा कदामत परस्त शहर है। तुम यहां से गुजरोगी हर शख्स की तवज्जो का मरकज बन जाओगी। इस मामले में बेजा जिद ना करो।
इसका मतलब है कि अब मुझे अपना मुंह काला करना ही पड़ेगा। वीरा बुड़बुड़ा कर रहेगी। डान मर्सियानो की निगरानी में तुम ये काम करती रही हो, अब इसकी जरूरत नहीं है। गुलू खुलासी का यकीन होते ही सुल्तान शाह की शगुफ्ता मिजाजी दोबारा उठकर आई। मेरा मतलब मेकअप वगैरह से है। वीरा के बिफरे हुए तेवर देखकर उसे फौरन ही अपने तंज की वजाहत करनी पड़ गई। गनीमत यह हुआ कि इस वक्त गजाला मेज पर मौजूद नहीं थी। वीरा उसकी मौजूदगी में शायद सुल्तान शाह का गहरा मजाक बल्कि तंज जरा भी हजम न कर पाती। वीरा ने गजाला की खाली कुर्सी पर एक निगाह डाली और तुर्शी से कहा, तुमने अब कभी मेरे सामने डान मर्सियानो का नाम लिया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। बहुत बेहतर। सुल्तान शाह ने सर झुकाकर सआदतमंदी से कहा, मगर तुमने डैनी का यह फैसला जरूर सुन लिया होगा कि तुम्हारे हैदराबाद जाने से मेरे लिए कैसे संगीन मसाइल पैदा हो सकते हैं। तुम जाओ, मगर यह याद रखना कि मेरी दुआएं नहीं बद्दुआएं तुम्हारे साथ होंगी। कव्वों के कोसने से ढोर नहीं मरा करते। सुल्तान शाह ने बेपरवाही से उसकी बात उड़ा दी। वीरा, तुम इसके साथ ज्यादती कर रही हो, मैंने उसे टोका। दुआ नहीं दे सकती तो खामोशी रहो। वीरा ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और खाना खत्म करके टिश्यू पेपर से हाथ साफ करती हुई मेज से उठ गई। बाज़-औक़ात तुम बहुत बोंगी बात कह जाते हो। वीरा के चले जाने के बाद मैंने धीमी आवाज में सुल्तान शाह को नसीहत की, मजाक को मजाक की हद तक रहना चाहिए। जातियात पर हमला करने से रंजिशें पैदा हो जाती हैं। बस वो बात मेरी जुबान से फिसल ही गई, वरना मैंने कभी भी इसके माजी को निशाना नहीं बनाया। यह एक अच्छी अलामत थी कि खुद उसे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। 1 बजे के करीब वो दोनों गाड़ी से हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। उन्हें रुखसत करके मैं वीरा के साथ पहली मंजिल पर गया तो अकबर अली वीरा की दी हुई मुसक्कन दवा के जेर असर गहरी नींद सो रहा था। उसकी तरफ से मुतमईन होकर हम दूसरी मंजिल पर अकरम इलाही के कमरे में आ गए। मेरे दिल में रह रहकर वीरा की दुआ और बद्दुआ वाली बात चुभ रही थी। मैंने सुल्तान शाह को चलते चलते ताकीद कर दी थी कि वो हैदराबाद के किसी होटल में डेरा डालते ही मुझे फोन करना ना भूले। वीरा कमरे में पहुंचने के बाद मेरे रूबरू कुर्सी पर बैठकर गौर से मेरी तरफ देखती रही। फिर आहिस्ता से बोली, सच से बताना कि गजाला जाने से पहले तुम्हें मेरे बारे में क्या हदायत देकर गई है? कुछ भी नहीं, हम एक दूसरे के बारे में फजूल बातें नहीं सोचते। मैंने सिगरेट सुलगा कर कहा, क्या इसे अंदाजा है कि मेरे और तुम्हारे मरासम में अब भी कभी कभी बहुत कुर्ब पैदा हो जाता है? वो दूध पीती बच्चे नहीं, समझदार और शादीशुदा औरत है। मेरे और तुम्हारे मरासम से खूब वाकिफ है। वो इस बारे में मुझसे कभी बात तक नहीं करती। खुश है कि उसे उसका जायज मकाम मिला हुआ है। अमेरिका से हमारी वापसी के बाद भी उसने कुछ नहीं पूछा। वीरा ने तहय्युर ज़दा लहजे में कहा, मुझसे कुछ पूछा ना तुम्हारे साथ रवैया तब्दील किया। तुमने कोई तब्दीली महसूस की हो तो खुद ही बता दो। मुझे हैरत है कि तुम्हारी बीवी होते हुए वो ये सब कैसे बर्दाश्त कर लेती है। मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि कोई बीवी इतनी चशमपोशी से काम ले सकती है। ये सब इंसानी सरिश्त के खिलाफ है। हम दोनों के शब रोज तुम्हारे सामने हैं। वो हमेशा अपने हाल में मगन रहती है। वो अपनी मजबूरियों को समझती है। वीरा ने उठकर अपने लिए फिर एक क्लास बनाते हुए कहा, जानती है कि तुमसे बिगाड़ कर कहाँ जाएगी। उसके खानदान में अब कोई भी नहीं है। उसका सफीना जल चुका है। वो मुझे बरगलाने और उकसाने की कोशिश कर रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम फजूलियात में उलझ रही हो। बदतरीन मजबूरियां भी इंसान की फितरत को नहीं बदल सकती। हमारी जबरी शादी से पहले उसे मालूम था कि तुमने उसे क्यों अगवा कराया था। तुम्हारी फितरत में रकाबत का मादा कूट कूट कर भरा हुआ है। वो दरगुजर की कायल है। लो, ये तुम्हारे लिए है। वीरा ने अपना बनाया हुआ गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये ना कहना कि तुमने शराब छोड़ दी है। इस वक्त कोई देखने वाला नहीं है। रात लंबी है जो हमें मिलजुल कर गुजारनी है। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी चमकती हुई मखमूर आंखें मेरे चेहरे पर मरकूज थी और होठों पर दावत अंगेज मुस्कुराहट रखसा थी। उसके इरादे किसी भी तरह नेक नजर नहीं आ रहे थे। मैं नरमी से उसका हाथ परे धकेल दिया। मैंने गजाला या सुल्तान शाह के दबाव से नहीं, आज खुद शराब छोड़ी है। ये तुम ही को मुबारक हो, बल्कि गिलास समेत दूसरे कमरे में चली जाओ। मुझे तुमसे खौफ आ रहा है। खौफ? वो बेसाख्ता खिलखिला कर हंस पड़ी। तुम बोलने पर आते हो तो अल्फाज के मानी तक बदल डालते हो। तुम्हारे चेहरे पर आई हुई गैर मामूली सुर्खी इस खौफ की चुगली खा रही है जो तुम मुझसे महसूस कर रहे हो। यह कहते हुए मेरे बराबर ही मैं मुख्तसर से सोफे पर विराजमान हो गई। उसने दूसरे हाथ से मेरा बाजू थाम लिया। तुम यकीन करो कि मुझे नींद आ रही है। शायद ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है। इसकी वजह से मेरा चेहरा तमतमा रहा होगा। मैंने बहुत नरमी से कहा, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो और मुझे भी सोने दो। उसने मेरे गिलास से एक घूंट लिया, फिर मेरे कान की लो को होले से खींच कर बोली, मैं आतिश नहीं मगर आतिश सिफ्त जरूर हूं। तुम जानते हो कि जिमी लाइट ने डान मर्सियानो बनकर मुझे खुद शनासी की कैसी कैसी भट्टियों से गुजारा था। मैंने जल्दी से उसकी बात काट दी।
मैं सुल्तान शाह के बेहुदा मजाक पर शर्मिंदा हूँ। मैंने उसकी गोशमाली भी की है। अब तुम डॉन मर्सियानो का नाम लेकर मुझे मजीद शर्मिंदा मत करो। उसने मेरी पूरी बात सुकून से सुनी, फिर कहा, मैंने इसके मजाक का जरा भी बुरा नहीं माना। मैंने उसे सख्त जवाब सिर्फ इसलिए दिया था कि कहीं वो गजाला के सामने भी ऐसी कोई बात न कह बैठे। गजाला के सामने मैं सर बुलंद रहना चाहती हूँ। उसने रुककर रॉयल सल्यूट का मजीद एक लंबा घूंट लिया और अपनी बात जारी रखी। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मन आनम के मन दानम। मेरे कुर्ब से रूम के बुड्ढे उमरा और जागीरदारों तक के चेहरे तमतमा उठते थे। तुम तो अभी नौजवान बल्कि बहुत कम सिन हो। आखिर तुम क्या चाहती हो? मुझे क्यों तंग कर रही हो? मैंने बेबसी से पूछा। मुझसे ये झूठ मत बोलो कि तुम्हें नींद आ रही है। तुम्हें सुल्तान शाह के फोन के इंतजार में जागना है। वो 1.5 घंटे से पहले हैदराबाद नहीं पहुंचेगा। यह वक्त ऐश में गुजार लो। तुम्हें मालूम है कि गया हुआ शबाब और गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। वीरा ने मेरा जवाब सुने बगैर उचक कर दीवार गिर स्विच ऑफ कर दिया और कमरे में अंधेरा फैल गया। मैं बौखला गया क्योंकि वीरा के गिलास से कुछ अस्काज छलक कर मेरे चेहरे पर आ गिरी थी। रोशनी करो, किसी भी वक्त मुराद या सुल्तान शाह का फोन आ सकता है। अंधेरे में उसकी खनकती हुई हंसी की आवाज उभरी, फिर उसने मेरे कान में सरगोशी की। फिक्र न करो, फोन की घंटी की आवाज अंधेरे में भी बिल्कुल साफ सुनाई देती है। आधा दिन गुजर गया लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं मिली। इंतजार करते करते तबीयत पर उकताहट तारी होने लगी। रात गए सुल्तान शाह के हैदराबाद पहुंचने की तस्दीक हो चुकी थी। वो भी वहां बैठा इंतजार में सूख रहा था, लेकिन शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं थी क्योंकि वो खुद अपनी मर्जी से बल्कि इसरार करके हैदराबाद गया था। दिन में उससे 2 मरतबा मेरी बात हो चुकी थी। इस दौरान में वो हीरा आबाद में वाक़े सहरा नामी NGOs के दफ्तर का जायजा भी ले आया था। वो वाकई एक उजाड़ और खस्ता हाल कमरा था जिसे एक मेज, 2 कुर्सियों और एक नाकारा टेलीफोन के सहारे गैर सरकारी तंजीम के दफ्तर का नाम दिया गया था। वहां बैठने वाला भी दफ्तर की तरह एक मस्कीन सा लड़का था। GR के जरिए अव्वल खान वो मालूमात पहले ही हासिल कर चुका था। सुल्तान शाह की चशमदीदा गवाही के बाद मैं एक मरतबा फिर यह सोचने पर मजबूर हो गया कि सहरा जैसी बेयारो मददगार बल्कि कागजी तंजीम में कौन से सुरखाब के पर लगे हुए थे जो फोर्ड फाउंडेशन वालों को इसकी सरपरस्ती और भारी मारी आनत करनी पड़ रही थी। वो वाज़े तौर पर बेजरर बेघर मगर मेहनती कारकुनों की खिदमात की खरीदो फरोख्त का पुरस्रार मामला था, जिसमें सारी अहमियत सिर्फ और सिर्फ है मुराद ज़रीफ की थी, जो अपनी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या NGO के जरिए आखिरकार अपने ख्वाबों की माली ताबीर हासिल करने में कामयाब हो गया था। उस खबीस ने मुझसे अगले रोज राब्ता करने का वादा किया था मगर गायब था। 2 बजे अव्वल खान भी अपनी दफ्तरी जिम्मेदारियों से फारिग होकर माइक्रो सेंटर आ पहुंचा। इसे ये जानकर हैरत हुई कि इसके चले जाने के बाद मैंने सुल्तान शाह और गजाला को हैदराबाद की तरफ दौड़ लगाने की इजाजत दे दी थी। इसकी दानिश में वो वक्त के ज़िया के सिवा और कुछ नहीं था। हम हैदराबाद में इन दोनों की मौजूदगी से कोई फायदा नहीं उठा सकते थे। 3 बजे पहली खबर आई जो हम सबके दिलों को उदास कर गई। हमने स्टेशन फोर्स से अव्वल खान को फोन पर इतला दी कि हैदराबाद में नामालूम कार सवारों ने GR या गुलाम रसूल भिमरो को दौरान सफर गोली मारकर हलाक कर दिया था। वाक़े की तफसीलात बहुत लर्जा खेज थीं। GR अपनी मोटरसाइकिल पर लतीफ़ा आबाद से ठंडी सड़क के रास्ते रानी बाग की तरफ जा रहा था कि खामोशी से उसका पीछा करने वाली कार उसके बराबर में आई। गाड़ी से उसकी खोपड़ी पर 2 फायर किए गए और वो कार बर्क रफ्तारी से उसी रास्ते पर फरार हो गई। GR मोटरसाइकिल समेत सड़क पर दूर तक खिसड़ता चला गया। इस वाक़े के ऐनी शाहिदीन दौड़ते हुए इसकी मदद को पहुंचे तो वह हर देखभाल की जरूरत से बेनियाज होकर खाल के हकीकी से जा मिला था। GR के मारे जाने से मुझे जाती तौर पर गहरा सदमा पहुंचा है। अव्वल खान ने वो तफसील सुनाने के बाद कहा, मैंने उसे मुराद ज़रीफ के पीछे लगाया था। अभी उसकी खिदमात का मुआवजा भी अदा नहीं किया गया था कि उसका खून हो गया। यह मुराद का काम मालूम होता है, वीरा ने इत्मीनान से कहा। इसने अभी तक डैनी से रब्ता नहीं किया। शायद वो कल रात ही हैदराबाद लौट गया। उसे खलिश थी कि उसके मोबाइल का नंबर हम तक कैसे पहुंचा। छानबीन के बाद उसे पता चल गया होगा कि GR शहर में उसके बारे में पूछगछ करता फिर रहा था। यह 100% उसका या उसके आदमियों का काम है। अव्वल खान ने उसकी बात पूरी होने से पहले अपना फैसला सुना दिया। फिर मुझसे मुखातिब होकर बोला, सुल्तान शाह से कहो कि सहरा के दफ्तर का जायजा ले डाले। हो सकता है कि मुराद वहां पहुंचा हो। वो खुद बेकार बैठे बैठे बेजार हो गया। एक मरतबा वहां का चक्कर लगा चुका है। मैं उसे दोबारा वहां भेजता हूं, वो बहुत शौक से जाएगा। यह कहकर मैंने बिला तकल्लुफ फोन का रिसीवर उठा लिया। वो एक दफ़ा उधर जा चुका है तो उसे दोबारा ना भेजो। वो खतरनाक लोग हैं। सुल्तान शाह उनकी नज़रों में आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। GR जैसा जीरक आदमी इनसे नहीं बच सका था।
सुल्तान शाह को खतरे में न डालो। अव्वल खान भी सुल्तान शाह की इज्जत करता था, लेकिन उसके लहजे में कोई ऐसी बात थी जिससे जाहिर हो रहा था कि उसने सुल्तान शाह को GR से कम तर तस्वुर किया था। मैं खामोश रहा, लेकिन वीरा भड़क कर बोल पड़ी, खतरों से लड़कर जिंदा रहना ही मर्दानगी है। सुल्तान शाह ऐसा गया गुजरा भी नहीं है कि आसानी से मार लिया जाए, उसे वहां जरूर भेजो। पिछली रात वीरा ने मुझे हल्कान किए रखा था। वो नशे की तरंग में और देर तक जागने के मोड में थी। तरह तरह के हीलों तरीकों और अपनाइए से मुझे तंग करती रही, फिर आसूदा होकर गहरी नींद सो गई। इस वक्त वो सुल्तान शाह का यूं दिफा कर रही थी जैसे वो इसका मर्द हो और इसकी मर्दानगी वीरा के लिए इज्जत का मामला हो। वो किसी की समझ में न आने वाली एक पहेली थी। वो होटल का फोन था। लाइन पर ऑपरेटर की मौजूदगी की वजह से मैं उससे खुलकर कोई बात नहीं कर सकता था। नंबर मिलाते मिलाते मुझे ख्याल आया कि मैं 2 मुख्तलिफ ऑपरेटरों के जरिए सुल्तान शाह से बात कर चुका था और लबो लहजे से दोनों सिंधी मालूम हो रहे थे। वो उर्दू और अंग्रेजी जरूर बोल सकते थे, लेकिन पश्तो जुबान को समझना इनके बस से बाहर था। मैंने जल्दी से रिसीवर अव्वल खान को थमा दिया और कहा, इसे पश्तो में पूरी बात समझा देना। अव्वल खान ज़हीन आदमी था, फौरन बात की तह तक पहुंच गया। लाइन मिलने पर उसने ऑपरेटर से सुल्तान शाह का कमरा मांगा और फिर पश्तो में बोलना शुरू कर दिया। मेरी तरह वीरा पश्तो से नाबलद नहीं थी। हेरोइन की खरीदो फरोख्त के लिए पाकिस्तान के शुमाली इलाकों के बार बार सफर में उसने जबान पर खासी कुदरत हासिल कर ली थी जो उसके काम आती थी। अव्वल खान की गुफ्तगू ज्यादा तवील नहीं थी, लेकिन रिसीवर रखते हुए वो मुतमईन था कि उसने सुल्तान शाह को मुतवक्का खतरात से पूरी तरह आगाह कर दिया था। इसने हमें बताया कि ठंडी सड़क पर एक मोटरसाइकिल सवार के कत्ल की खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल चुकी थी, मगर सुल्तान शाह को यह इल्म नहीं था कि मारा जाने वाला अव्वल खान का मुखबर GR था। हम इस नए इकदाम के बारे में गुफ्तगू कर ही रहे थे कि मेरे मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी। बॉब राफेल के कैरियर की बर्बादी के बाद से तुम कहाँ गायब हो? दूसरी तरफ से किसी तमहीद के बगैर सवाल किया गया और IB के जलाल की आवाज़ पहचान कर मेरा दिल खुश हो गया। मुराद ज़रीफ के बारे में वो हमारी कोई ना कोई मदद कर सकता था। वो परसों की बात है, हमारे राब्ते को इतने ज़्यादा दिन तो नहीं हुए। यहाँ अब तक तुम्हारे चर्चों की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। तबीयत खुश होती है कि तुम मेरे ज़ाती दोस्त हो। डिप्लोमेसी छोड़कर यह बताओ कि इस वक्त कैसे याद किया है? मैंने हंस कर कहा। मुराद ज़रीफ नाम का एक आदमी मेरे स्टाफ की नज़रों में आया, मगर फिर जुल देकर निकल गया। मैं इसके बारे में बहुत फिक्रमंद हूँ। अगर हो सके तो तुम इस बारे में कोई खैर खबर निकालने की कोशिश करो। जलाल फौरन मतलब की बात पर आ गया। मैं इस इत्तिफाक पर दिल ही दिल में हंसे बगैर नहीं रह सका। मैं इसे उम्मीद बांधे बैठा था और वो मुराद के बारे में मुझसे मदद का ख्वाह था। मैंने सरसरी लहजा में पूछा, ये पाकिस्तान के किस शहर का किस्सा है? तुम कराची में बैठे हुए हो, मैं वहाँ के अलावा किसी शहर की बात नहीं कर सकता। शायद तुम बहुत इख्तिसार से काम ले रहे हो। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि तुम्हें अपने मतलूबा शख्स के नाम का इल्म कैसे हुआ? ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कोई धोखा हुआ है? ज़रा लंबी लेकिन दिलचस्प कहानी है। बॉब राफेल का किस्सा निमटने के बाद हमने कराची में जॉन स्मिथ की सख्त निगरानी शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ से जलाल बताने लगा, वो पूरे जनूब मशरकी एशिया के साथ ईरान और अफगानिस्तान में जारी CIA ऑपरेशंस का निगरान है और इस्लामाबाद की बजाय नहायत खामोशी से कराची में दुबका हुआ बैठा है। हम जानना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान और ख़ास तौर पर कराची में इतनी गहरी दिलचस्पी क्यों ले रहा है और उसके अज़ाइम क्या है। अव्वल खान का ख्याल है कि इस्लामाबाद में IBO और ISI का नेटवर्क है, बहुत मजबूत और फाल है। जॉन स्मिथ को इन दोनों इदारों के उकाबों से बचाने के लिए कराची में मामूर किया गया है। सिर्फ यह सबब नहीं हो सकता। पूरी बात सुनकर तुम भी मुझसे मुत्तफिक हो जाओगे।